हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू आपके साथ लगातार बना रहा सेशन के स्टार्ट पे, लेक्चर के स्टार्टिंग पे, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के एंड चैप्टर तक, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के सैंपल पेपर्स तक। हमने 3 सैंपल पेपर सॉल्व किए सीबीएसई बोर्ड के और 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं आईएससी के, जहां पर हमने क्लास लेक्चर आपको आईएससी के सैंपल पेपर पे दिया सेट फर्स्ट, और आज हम सेट सेकंड करेंगे। और इस तरीके से हमारी और आपका जो ये सफ़र था वो सफ़र रुक जाएगा। लेकिन हमारे कुछ आगे भी प्लान्स हैं, वो प्लान्स आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पता चलते रहेंगे कि हम इस सीरीज में काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर को अच्छे से समझते हैं और आईएससी स्टूडेंट्स के लिए एक हमारा गेस्ट पेपर सेट 2 आपके लिए हाजिर है। तो समय बिना गंवाए चालू करते हैं आईएससी का पेपर सेकंड। चलिए सेट सेकंड चालू करते हैं। और आपको तो पता ही है कैसे क्या मैंने आपको बताया है, क्या उसके इंस्ट्रक्शन से ABCD। यहाँ पर हमारे पास 4 सेक्शंस मिलेंगे। ए में 1 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे, बी में 2 मार्क्स के, सी में 3 मार्क्स के, एंड डी में 5 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे पास बहुत सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चन, आईएससी बेसिकली डायग्रामेटिक क्वेश्चन पे काफ़ी बेस्ड रहती है और डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम वही सैंपल पेपर पहले के रखे हुए, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन चेंज किए हुए हैं और कुछ में डायग्राम भी चेंज है। चलिए चालू करते हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। तो सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली एंड टू द पॉइंट। ब्रीफली एंड टू द पॉइंट बात कर रहे हैं भाई साहब, तो ब्रीफली और एंड टू द पॉइंट बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है गिव द नेम ऑफ कॉजेटिव एजेंट। द नेम ऑफ कॉजेटिव एजेंट किस चीज के कॉजेटिव एजेंट है? कॉजेटिव एजेंट ऑफ एस्केरियासिस। देखिए एस्केरियासिस एक बीमारी होती है जो होती है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस ये हमारा एस्केरिस का जूलॉजिकल नेम है। और इस एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस की हेल्प से, एंड हेल्प नॉट, इट इज अ पैरासाइट। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस जो हमारा होता है, ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस एस्केरियासिस डिसीज कॉज करता है। और ये जो एस्केरियासिस डिसीज है, इस डिसीज में आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, याद रखिएगा, एक तरीके का राउंड वर्म होता है एस्केरिस, और इससे आपको जो डिसऑर्डर होना है वो होना है एस्केरियासिस। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। देखिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, चलिए इसको मैं थोड़ा अपने स्टाइल में बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन देखिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है क्या? नॉर्मली हमारी जो सेल्स होती हैं, नॉर्मल में अगर हम बात करें एक नॉर्मल सेल की, तो जो नॉर्मल सेल हमारी है, इस नॉर्मल सेल में एक कैपेसिटी होती है कि अगर ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने की कोशिश करेगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने की कोशिश करेगी, अगर ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने की कोशिश करती है, तो ये जो सेल है हमारी, ये सेल दूसरे सेल को इनहिबिट करती है कि ग्रोथ ना करे, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ चल रही है। तो जब कोई सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती है, तो इनकी जो बगल में सेल हैं, ये सेल्स इनहिबिट करती है कि तुम अनकंट्रोल्ड ग्रोथ मत करो। ये एक नॉर्मल सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है, और ये नॉर्मल सेल इनको इनहिबिट करती है कि मत तुम ग्रोथ करो। ये जो पावर है, ये जो प्रोसेस है एक सेल की, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये नॉर्मल सेल में पाई जाती है।
कि अगर कोई सेल इनके बगल वाली अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने की कोशिश कर रही है, अनकंट्रोल्ड डिवाइड कर रही है, तो आप कि ये सेल्स का स्टैमिना है कि इसको इनहिबिट करेगी, तो कांटेक्ट में आने से ही इनहिबिट करती है कि तुम ग्रोथ मत करो। इसी को नाम दिया गया कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन जब कोई सेल्स कैंसरस हो जाती है, कैंसरस हो जाती है, जब कोई सेल्स कैंसरस हो जाती है तो इन सेल्स में ये पावर खत्म हो जाती है, कैंसर सेल्स में ये पावर खत्म हो जाती है, इसीलिए वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती चली जाती है और यही हमारा एक प्रोसेस बन जाता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर सेल व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद दिस सेल। जब वो सेल के कांटेक्ट में आती हैं तो ऐसी कंडीशन पे वो ग्रोथ करना और रोक देती है। क्लियर? ओके। अब बात आती है आगे, कांटेक्ट इनहिबिशन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कांटेक्ट इनहिबिशन फिनिश। ओके। हु इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है? तो मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब ये देखिए, सीजर का मतलब तो आप जानते हैं अच्छे से, काटना, जोड़ना, पीटना, काटने वाला काम। तो सीजर का जो काम होता है वो सीजर कटिंग का काम करती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स को कट करना है तो बड़ी बात है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी हम कहते हैं, जैसे लास्ट पेपर में मैंने बात करी थी कि जब कभी भी हम, जैसे हर्बर्ट कोयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए उनको डीएनए कट करना पड़ेगा, डिजायर्ड डीएनए को जोड़ना पड़ेगा। तो डीएनए कट करने के लिए हमारे पास खास एंजाइम होता है, उसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम। उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्लियर? इसके थ्रू, इसी को हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं क्योंकि ये हमारे डीएनए को कट करने का काम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है? देखिए, आपने अभी भी क्वेश्चन काफी रिपीट हो चुका है, तो शायद आपको याद आ गया हो कि हमारा जो फीटस होता है, ये फीटस मदर के वॉम में एक फ्लूइड में तैरता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और इस एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी की हमारी डेड सेल्स पहुंच जाती हैं और उस डेड सेल से हम ले करके उसके डीएनए का, मतलब कि हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एमनियोटिक फ्लूइड से डेड सेल निकालते हैं फीटस की। और इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि हम इस एमनियोटिक फ्लूइड से और डेड सेल से हम उस बेबी के जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं, जिसके थ्रू हम उसके जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर कर सकते हैं। डिफाइन रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा। रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है? लास्ट पेपर पे हमने क्वेश्चन पढ़ा था सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आपने वहां पे देखा था कि सर डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, प्रोटीन से किसी कैरेक्टर का बनना, ये था। लेकिन ये हम यूकैरियोट्स में चलता है, प्रोकैरियोट्स में चलता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर पावर होती है आरएनए से डीएनए को बनाने की। आरएनए से डीएनए को बनाने को नॉर्मली आप डीएनए से आरएनए बनाने क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आप आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो टर्म उल्टा हो गया, तो आप लगा दिए यहाँ पे रिवर्स। तो आप क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बन गया रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा। रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा, याद रखिएगा, ऐसा फ्लोचार्ट बना देंगे और इससे बन जाए क्या कि इन दिस टाइप ऑफ सेंट्रल डॉग्मा आरएनए मेक्स
डीएनए। एग्जाम्पल हमारे रेट्रोवायरस। डिफाइन ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस क्या है? लास्ट में मैंने क्वेश्चन डाला था कि रामापिथेकस क्या थे। ड्रायोपिथेकस की बात आ गई। देखिए ड्रायोपिथेकस हमारा अगर देखा जाए तो ह्यूमन के होमिनिड में, ह्यूमंस में सबसे पहले जो हमें फॉसिल्स मिला जिससे पता चला कि हाँ ऐप से ह्यूमन बना हुआ है, वो सबसे पहला फॉसिल ड्रायोपिथेकस था। तो ड्रायोपिथेकस बहुत ही डिफरेंट था रामापिथेकस से। क्यों? क्योंकि ड्रायोपिथेकस में लार्ज कैनाइन थे, लार्ज कैनाइन थे। साथ ही साथ जो हमारे ड्रायोपिथेकस थे ये नकल नकल वॉकर थे। नकल वॉकर की बात आपने देखा होगा, चिंपैंजी लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, नहीं? उनके दोनों पैर, आप ये भी लिख लेंगे, पहले लार्ज कैनाइन नकल वॉकर थे। सॉफ्ट फ्रूट्स खाते थे, सॉफ्ट फ्रूट्स खाते थे, ये भी नोट करिएगा पॉइंट को, सॉफ्ट फ्रूट्स खाते थे। साथ ही साथ ये इनके जो फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब, ये दोनों लिम्ब की लेंथ बराबर थी। फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब दोनों की लेंथ बराबर थी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है ड्रायोपिथेकस के। और सबसे पहले ये फर्स्ट फॉसिल्स हैं एप के, यानी जो एप थे हमारे, ये उनके फर्स्ट फॉसिल्स हैं। क्लियर? अर्लीस्ट फॉसिल्स हैं एप के, याद रखिएगा। व्हाट आर वेटलैंड्स? देखिए वेट से साफ साफ निकल रहा है गीला, लैंड जमीन, यानी जो लैंड, इसका आंसर यहां लिख रहा हूं, जो भी लैंड वाटर लॉक्ड है या फ्लडेड है, ऐसे लैंड को वेटलैंड कहते हैं। पानी से भरा हुआ है, हो सकता है वो सीजनली पानी से भर जाए, हो सकता है कि वो सालों से वेट पड़ा हुआ है, लेकिन लंबे एरिया होते हैं, तालाब को मत समझ लीजिए, लंबे एरिया। एग्जाम्पल में बात करें अगर, तो एग्जाम्पल पे आप चले जाएंगे, स्वैम्पी लैंड्स होते हैं, स्वैम्पी लैंड्स हैं, मार्शी लैंड्स हैं, ये पानी से भरे हुए हैं, दलदल से भरे हुए हैं, और ऐसे लैंड हमारे होते हैं वेटलैंड्स। ऑफ आंसर वेटलैंड का मिल गया। नेक्स्ट कहता है डिफाइंड हॉटस्पॉट। ओ माय गॉड, ये हॉटस्पॉट फोन का हॉटस्पॉट नहीं है मेरे भाई, ये हॉटस्पॉट है। हॉट का देखिए मतलब समझिए यहाँ पर, हॉट का मतलब बहुत वैरायटी, यानी हमारे बायोस्फीयर में वो प्लेस, जिन प्लेस पे बायोडाइवर्सिटी बहुत है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे प्लेस को हम हॉटस्पॉट कहते हैं। दिमाग में रख लीजिए। तो दुनिया में बहुत हॉटस्पॉट है, लेकिन अपने इंडिया भी 3 से 4 हॉटस्पॉट बियर करती है। अपने हिमालय रीजन, हमारे वेस्टर्न घाट्स, ये रिच ऑफ वैरायटीज हैं ऑर्गेनिज्म, इसलिए इन्हें हॉटस्पॉट कहा जाएगा। एक नंबर आपके यहाँ पे ओके। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आपने आंसर देख लेंगे तो इससे पॉज करके। The causative agent of filariasis is, फाइलेरियासिस का causative agent क्या है? तो फाइलेरियासिस होता है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी से, आंख बंद करके टिक मार दे दिए। विचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस डिसीज कॉज करता है, जिसके कारण हमारे लिम्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन सी आ जाती है। Where do sperms get matured? स्पर्म किस जगह मैच्योर होते हैं? तो बनते तो हैं किस जगह में सबको पता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, कल टीएस ऑफ टेस्टिस में भी देखा था। लेकिन कह रहे हैं भाई साहब कि स्टोर्ड कहाँ होते हैं? तो हमारे जो स्पर्म है वो मैच्योर और स्टोर्ड होते हैं एपिडर्मिस पे, याद रखिएगा, एपिडर्मिस पे वो स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं।
given below is a sample of a portion of DNA strand giving the base sequence on the opposite strand. यानी कि आपको मैं लिख देता हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये एक स्ट्रैंड है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये एक स्ट्रैंड है. ओके, और यहाँ पर मैं राइट करता हूँ GAATTC. ओके, और इधर G के साथ CTTAAG. आप देखेंगे कि स्टैंड पे 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चल रहे हैं तब भी GAATTC है. 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ चल रहे हैं तब भी क्या है CTTAAG. ठीक है. अब आपसे कहेगा ऐसे सीक्वेंस को आप क्या कहते हैं. तो जब कभी भी दोनों स्टैंड से एक ही टर्म्स निकल रहा है, आप देख रहे हैं इस तरफ से GAATTC है, इधर से CTTAAG है, दोनों टर्म्स कोलैप्स कर रहे हैं, एक ही जैसे लग रहा है. इधर से इधर रीड कर रहे हैं तो GAATTC, इधर से इधर रीड कर रहे हैं GAATTC. ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा. और डिलीशन म्यूटेशन है, रेप्लिकेशन. देखिए इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे आ, लेकिन याद रखिएगा एक ये देखिए इसका आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट पेज पे. दूसरे दो क्वेश्चन है ये देखिए. देखिए क्या दिया है, स्टार्ट कोडॉन है या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो आपका आंसर आएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. क्लियर. तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एजर्शन और रीजन पे चलते हैं. चलिए एजर्शन और रीजन को सॉल्व किया जाए. क्या कहते हैं, मेंडल सक्सेसफुली फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ हेरिडिटी. मेंडल ने सक्सेसफुली फॉर्मुलेट किया था लॉ ऑफ हेरिडिटी को. बात तो सही है, आपने किया था, आपका नाम भी काफी फेमस है. रीजन कहते हैं मेंडल डिड नॉट कैरी आउट द स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम. नॉट कैरी आउट ऑफ स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम. एक कैरेक्टर को एक टाइम पर उन्होंने कैरेक्टर को स्टडी नहीं की. मेंडल ने एक टाइम पे एक कैरेक्टर को स्टडी किया था, मोर देन वन कैरेक्टर को स्टडी नहीं किया था. तो यहाँ पर तो रीजन गलत जा रहा है. और दूसरी बात ये बिकॉज से दोनों जुड़ नहीं रहे हैं. अब जब बिकॉज से जुड़ ही नहीं रहे हैं तो रीजन तो गलत हो ही गया है. पहला ऑप्शन तो किसी कारण से नहीं हुआ कि बोथ एजर्शन रीजंस आर ट्रू. नहीं, ए इज ट्रू और इज फॉल्स. सीधे सीधे आप राइट करेंगे, आंसर होगा आपका ए इज ट्रू. कहां चलेंगे मेरे भाई, assertion is true but reason is false. आंसर सी होगा. assertion true है, reason false है. A is true and R is false. Okay, चलिए आगे चलते हैं. Give one significant role of the following scientist. Significant role देना है following scientist का. चलिए देते हैं following scientist का significant role. क्या इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो चलिए देखते हैं भाई. सबसे पहले आते हैं कोहेन. कोहेन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म के जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला था. एक ऑर्गेनिज्म यानी जीन का ट्रांसफर, जीन का ट्रांसप्लांट सबसे पहले कोहेन ने किया था. हालांकि हर्बर्ट बोर और कोहेन ने मिलकर के काम किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए का. तो अगर आप धोखे से कहीं पर लिख सकते हैं कि इन्होंने हेल्प की थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, तो ठीक है. लेकिन फिर भी जो सही से आया इनका कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट सबसे पहले एक जीन को, एक ऑर्गेनिज्म के एक जीन्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला था. ये कोहेन का कंट्रीब्यूशन था. सेकंड ग्रिफिथ. ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ ने सबसे पहले बताया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और बताया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है. डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये हमें बताया मिस्टर ग्रिफिथ ने. ओके, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था. गिव द टर्म फॉर द फॉलोइंग. ओके,
गिव द टर्म फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, टर्म लेना। वेस्ट वाटर हैज अ हायर बीओडी, अगर किसी वेस्ट वाटर में हायर बीओडी है तो इसका मतलब हाईली पॉल्यूटेड है, ये वाटर क्या हो जाएगा। लेकिन देखिए गिव द टर्म, टर्म ना देकर के वेस्ट वाटर हैज हायर बीओडी, इसका हमें रीजन देना पड़ेगा कि अगर किसी वाटर का बीओडी ज्यादा है तो क्या है। देखिए बीओडी ज्यादा होने का मतलब होता है कि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है। बीओडी ज्यादा होने का मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट का ज्यादा होना, ऑर्गेनिक कंटेंट का ज्यादा होना ये किसी भी एक वेस्ट वाटर का, सीवेज वाटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका बीओडी बहुत होता है। और बीओडी ज्यादा है दैट इज मीन कि उसका ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है। ऐसे वाटर में माइक्रोब्स बहुत पाए जाते हैं जो कि किसी भी फ्रेश वाटर बॉडी को कंटामिनेट कर सकते हैं, गंदा कर सकते हैं। यूज ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन राइस फील्ड। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, देखिए साइनोबैक्टीरिया हमारे साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी होती है साइनोबैक्टीरिया। राइस फील्ड में ये ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल में पाई गई या उन प्लांट्स में पाई गई, जैसे कि हमारा लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम पाया जाता है, ऐसे ही हमारे ब्लू राइस फील्ड में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जा रही है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ये हमारे राइस फील्ड को नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करती है। लगभग 30% नाइट्रोजन हमारी साइनोबैक्टीरिया होती है, यही फिक्स करती है। तो इनका काम होता है सॉइल में से नाइट्रोजन को लेकर के राइस प्लांट को देना, और इस नाइट्रोजन से वो प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड्स बनाएगा एंड प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। और मैं हमेशा बताता हूँ कि नाइट्रोजन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है, जो कि डीएनए आरएनए बनाने के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ हमारे एक बहुत ही इनिशियल एसेंशियल कंपोनेंट में आता है। तो राइस फील्ड में साइनोबैक्टीरिया का बहुत यूज़ है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, जैसे लेग्यूमिनस में हमारे राइजोबियम लेग्यूमिनस करते थे। एक्सपेंड द फॉलोइंग, चलिए एक्सपेंड कर देते हैं इनको भाई, है ना। चलिए आगे करते हैं। मोइट, मोइट का मतलब होगा मल्टीपल ओवरी, ओव्यूल या ओवम कर दीजिए, मल्टीपल ओवम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। मल्टीपल ओवम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, ये काउ में यूज किया जाता है। बहुत अच्छे बच्चों तो कई सारे उनकी एक्सेल निकल आते हैं, छोड़िए आपको एक्सपेंड फॉर्म लिखना है, एक्सप्लेनेशन में नहीं आता है। दूसरा है एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कॉमन टर्म में हम कहते हैं एबॉर्शन, याद रखिएगा। तो ये एक साइंटिफिक टर्म है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए आ गए हम अपने 2 मार्क के क्वेश्चन को, 1 मार्क के क्वेश्चन को फिनिश करते हुए बढ़ते हैं आगे 2 मार्क के क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सेक्शन बी है। 14 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा इनको ऊपर कर देते हैं भाई साहब को। आपने आंसर तो बस देख, मैच पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। ओके
डिफाइंड ट्रिपल फ्यूजन। क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन? डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज हमारा जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है वो ट्रिपल फ्यूजन पे होगा, उसके लिए पेज देना पड़ेगा। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको देखना है आंसर। आपको पता है यहाँ पर एक बड़ी एक्स सेल होती है, इनकी 2 सहेलियां सिनर्गिड सेल होती है, बीच में हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल होती है, ये एक एम्ब्रियो सेल में होता है। यानी ये आपका क्या है, सॉरी सिनर्गिड सेल, ये आपकी बड़ी एक्स सेल, ये आपके ये आपका है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, आपको पता है कि जब पॉलन ट्यूब आता है तो पॉलन ट्यूब में मौजूद 2 मेल गैमीट्स रिलीज कर दिए जाते हैं एम्ब्रियो से। 1 मेल गैमीट फ्यूज करता है एक्स सेल से, इसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी कहते थे, जबकि हमारा जो सेकंड यानी अनदर मेल गैमीट होता है, अनदर मेल गैमीट fused with secondary nucleus and form primary endosperm nucleus। यहाँ तक पता है? आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बने हुए हैं, 3n स्ट्रक्चर होता है। 3n मतलब क्या? एक तो हमारे मेल गैमीट का हैप्लॉइड क्रोमोसोम, 2 पोलर न्यूक्लियस, तो एक इनका हैप्लॉइड एक इनका हैप्लॉइड, कितने n हो गए? 3n हो गए। इसी 3n से बना है ट्रिपल, 3 बार, तो ट्रिपल फ्यूजन। 3 न्यूक्लियस एक साथ जुड़ गए तो बन गया ट्रिपल फ्यूजन। तो आपका बेहतरीन आंसर बन जाता है कि भाई क्या है ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या है? व्हेन या ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन 1 मेल गैमीट फ्यूज्ड विद सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। This process is या this fertilization is known as triple fusion। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, थोड़ा कॉमन कॉर्ड कर रहा है। ओके, सॉरी डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? चलिए इसको भी अपने आंसर समझते पीछे। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में आपकी जो आरबीसीज होती हैं ये स्फेरिकल सेल होती है नॉर्मल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स 23 करोड़ पार्टिकल्स होते हैं एक आरबीसी में, सोचिए। तो 23 करोड़ ये जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमारे आरबीसी के शेप को मेंटेन किए रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी जेनेटिक प्रॉब्लम से हमारी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो जाए, बन ना पाए सही से, हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो जाए और सही से बन ना पाए, ऐसी कंडीशन पे क्या होगा? ऐसी कंडीशन पे जब हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रही है और हीमोग्लोबिन ने ही हमारे आरबीसी को शेप दिया है, अब हीमोग्लोबिन कम बन रही है, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी आरबीसी थी, ये आरबीसी का शेप कैसा हो गया है? हंसिए के जैसा हो गया, सिकल शेप हो गया। कहाँ आरबीसी का सरफेस एरिया ये था? आप सोचिए, कहाँ आरबीसी का सरफेस एरिया ये था और अब आरबीसी का सरफेस एरिया घट करके
ये हो गया। सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया कम हो गया तो ये ऑक्सीजन को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, थकावट हो जाएगी, कीटोन बॉडीज बनने लगेंगी। तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी ये आरबीसी का जो शेप हो गया है, ये शेप को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये बीमारी हो गई, सिकल सेल हो गया है, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया क्यों बोलना है? खून की कमी जब भी होती है तो एनीमिया होती है, लेकिन एनीमिया के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए उसके पहले हमको डिटरमाइन करना पड़ता है किस टाइप का एनीमिया है। तो ये सिकल सेल एनीमिया है। यहीं से जुड़ा हुआ दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है कि मोस्टली जो मॉस्किटो रेसिस्टेंस जो भी अफ्रीकन है, एक तरीके से क्या मलेरिया से बचने के लिए ये एक एडेप्टेशन है आरबीसी का? तो हाँ, अफ्रीकन कंट्रीज में लोगों की मोस्टली देखा गया है कि जिनको ये आपका मलेरिया हुआ है, उनका आरबीसी सिकल सेल में हो जाती है। क्यों? क्योंकि मलेरिया का पैरासाइट इन पे अटैक ना कर सके, सरफेस एरिया कम होगा तो अटैक नहीं कर पाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये एक तरीके से एडेप्टेशन भी किया है हमारी आरबीसी ने। मलेरिया कॉजिंग जो भी हमारे पेशेंट रहे हैं अफ्रीकन कंट्री में, खासकर सिकल सेल एनीमिया देखने को बहुत मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर आपका सिकल सेल एनीमिया खत्म। कहते हैं व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप्स? स्टैंडिंग क्रॉप क्या होते हैं? यार एक बात बताइए मेरे को, किसी पॉपुलेशन में या एक खेत में चले जाइए आप, एक क्रॉपिंग फील्ड में, आप क्या उस क्रॉप्स को इंपॉर्टेंट देते हैं जो क्रॉप सर्दी, हवा, फ्रॉस्ट इन सब से मिट्टी में गिर गया हो? नहीं, आप उनको ना दे करके इंपॉर्टेंस, आप उनको इंपॉर्टेंस देते हैं जो खड़े हुए। तो जैसे वहां पर उसी से मील निकाले किया गया है, स्टैंडिंग क्रॉप है, वही इंपॉर्टेंस है। तो कह रहे किसी इकोसिस्टम में अगर जहां की जो भी जिंदा, जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है, जो भी, यानी कि इसका आंसर मैं रखता हूं, एन ecosystem, all the population of organisms represent standing crop, जितने भी होते हैं, जितने भी हमारे पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारी स्टैंडिंग क्रॉप है। क्लियर गाइस? चलिए आगे चलते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन फिर से आया पेडिग्री एनालिसिस का, बहुत ही मजा आती है क्योंकि आपको टेक्निक पता है, वैसे तो आपको अच्छे से पता है और कैसे काम करेगा ये तो आप देखिए, जरूर फॉलो करिए जरा। लास्ट पेपर मैंने डिस्कस किया था पेडिग्री पे। आप देख रहे हैं एक फीमेल है, आराम से कोई अंदर ब्लॉकेज कोई भी फिल नहीं किया गया डार्क कलर से, जबकि मेल को मैंने फिल कर दिया। इधर हमारी फीमेल, इनको फिल कर दिया और मेल भी फिल है भाई साहब, डार्क कलर दिख रहा है। सोचिए, पहले चीज पकड़िए, इज द ट्रेट रिसेसिव और डोमिनेंट? ट्रेट रिसेसिव है, डोमिनेंट? या देखिए पता लगाइए, एक मिनट का समय आप लगाइए फिर मैं बताता हूँ रिसेसिव है या डोमिनेंट है। ओके, ट्रेट रिसेसिव होना चाहिए मेरे ख्याल से। पूछिए क्यों? मेरे भाई जी बताओ, फादर को बीमारी है, यानी फादर के पास एक ही जीन में कोई है प्रॉब्लम, फादर हीमोफिलिक हो गए, कलर ब्लाइंड हो गए, जो भी हो गए, लेकिन फादर से डॉटर में, बेटे में कभी कोई नहीं पहुंचता है बीमारी फादर से डॉटर में जाती है, मदर से सन में जाती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। लेकिन मदर तो बीमार दिख नहीं रही है, तो मदर ने कैसे दे दिया बेटे को जीन? तो मदर ने ऐसे दे दिया बेटे को जीन क्योंकि मदर के पास एक जीन पे क्रोमोसोम था, मदर कैरियर थी, कैरियर होने के कारण
मदर के पास एक जीन मौजूद था बीमारी का और उसने इस एक जीन को दे दिया, किसको दे दिया? मेल को। जबकि फादर के पास भी एक जीन था, धोखे से ये जीन बेचारी फीमेल को मिला, तो फीमेल के पास भी एक्स की पावर है, दोनों तरीके से आ गए। तो इस तरीके से जो फीमेल रही वो फीमेल भी हीमोफिलिक हुई। तो एक बात तो समझ में आई कि पहले क्वेश्चन का आंसर है रिसेसिव, क्योंकि डोमिनेंट होता तो मदर भी दिखा जाता है, मदर में भी ब्लैक पिक्चर आती है, रेड हो जाता है पूरा, लेकिन मदर में रेडनेस नहीं हुई है। इसका मतलब मदर के पास जीन था लेकिन मदर को हुआ नहीं है, तो ये रिसेसिव हो गया। ठीक, अब कह रहा है इज द सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी मेल्स ज्यादा इन्फेक्टेड दिखें, किसी भी उसमें मेल ज्यादा इन्फेक्टेड दिखें, तो मान लीजिएगा सेक्स लिंक्ड है। और अगर दोनों यानी फीमेल और मेल दोनों ही दिख रहे हैं इक्वल अमाउंट में इन्फेक्टेड, तो आप बोलेंगे ये ऑटोसोमल डिसीज है। तो आपका आंसर जाता है ऑटोसोमल डिसीज, बिकॉज मेल और फीमेल दोनों ही दिख रहे हैं, तो ये ऑटोसोमल डिसीज होती है। तो यहाँ पर आपका कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होते हैं, अब आप अच्छे समझ गए होंगे। अब यार ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डिफाइन कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म क्या होता है? ओके, कॉमन सेलिज्म मतलब कॉमन सी बात है। तो देखिए कॉमन सेलिज्म का मतलब है व्हेन वन organisms is benefited पहला पॉइंट, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा है भरपूर। बट सेकंड, अदर ऑर्गेनिज्म either not benefited or harmed। दो होते हैं, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एक ऐसा रिलेशन, दो ऑर्गेनिज्म है और दो ऑर्गेनिज्म के बीच का एक ऐसा रिलेशन जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो बेनिफिट हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है। बड़ा एक कॉमन सा आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा। आपने देखा होगा कभी भी डिस्कवरी चैनल पे बड़ी बड़ी व्हेल फिशेस होती हैं, उन व्हेल फिशेस की बॉडी पे छोटी छोटी फिशेस लगी होती हैं। बड़ी सी व्हेल फिश की बॉडी पर, मान लीजिए व्हेल फिश है, मान लीजिए खतरनाक फिश होगी, इनकी बॉडी पे छोटी छोटी फिशेस होती हैं सरफेस पे। ये होती करती क्या है, जैसे व्हेल ने कोई बड़ा शिकार किया तो बचा हुआ फ्लश को ये खा लेते हैं। इससे व्हेल का क्या घाटा? उसने तो एक बड़ा हाथ शिकार मारा, बड़े शिकारों खाने के बाद जो बचा कुछ आइटम था वो आइटम हमारी स्मॉल फिशेस जो उसकी बॉडी पे लगी हुई हैं, साथ में चलती रहती हैं, वो खाती रहती हैं। तो इनको तो छोटी मछलियों को तो बेनिफिट मिल रहा है पूरा, है ना, छोटी मछलियों को पूरा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जो हमारी लार्ज फिश है, यानी व्हेल, उस व्हेल को क्या फायदा क्या नुकसान? तो ऐसा जो एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो छोटी फिश को बोलते हैं बार्निकल्स। बाहर निकलना कर दीजिएगा, बार्निकल्स। तो बड़ी फिश है व्हेल, छोटी फिशेस को बार्निकल्स कहते हैं। ये बार्निकल्स इन बड़े जो प्लस के टुकड़े निकले उसको ये खाती हैं, जिंदगी जीती हैं। ऐसा रिलेशन कॉमन सेलिज्म आता है
यानी हमें समझ में आ गया, इसको जरूर पॉज करके देख लीजिएगा आंसर। कॉमनसेलिज्म का मतलब वन ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड एंड अदर आइदर बेनिफिटेड और अदर हार्म, ना तो उसको फायदा ना नुकसान है। जाओ मौज करो। डिफाइन डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है, और मैं क्वेश्चन डेट्राइटस फूड चेन। देखिए एक फूड चेन आपने पढ़ी है कि ग्रासलैंड पे ग्रासेस को फ्रॉग ने ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया। इट इज अ नॉर्मल फूड चेन, ओके। लेकिन क्या ये लोग मरेंगे नहीं? क्या एनिमल मरेगा नहीं? मरेगा तो है। तो जब मरेगा तो उनकी बॉडी डिकम्पोज होगी। वो कौन करेगा? डिकम्पोजर्स। तो जब डेट्राइटस चीजों से, डेट्राइटस का मतलब होता है सड़ रही चीज, खत्म हो रही। तो जब डेट्राइटस से डिकम्पोजर्स फूड खत्म करते हैं, तो जो ये चेन चलती है, डेट्राइटस से डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोज करना स्टार्ट किया और जो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये एक अलग फूड चेन है। अभी तक जिंदा चीजों के बीच चल रही थी, अब मरी हुई चीजों से चल रही है। वो डिकम्पोज होंगी, वो सड़ेंगी। तो जो ये चेन तैयार हुई, इसको हमने नाम दिया डेट्राइटस फूड चेन, ओके। ये बन गया हमारा डेट्राइटस फूड चेन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायो नंबर। चलिए इसके लिए तो पेज देना पड़ेगा। चलिए पेज ले लिया। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? सबसे पहली बात आप लिखेंगे कि ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन को हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। यानी इकोसिस्टम को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हमारा होता है क्या? इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड कई टाइप के होंगे, नंबर के बिहार पे, बायोमास के बिहार पे, एनर्जी के बिहार पे। लेकिन बात यहाँ हो रही है नंबर के बिहार पे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बिहार पे। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पिरामिड जब भी आप बनाएंगे, बेस हमेशा प्रोड्यूसर को दिया जाएगा। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं किसी भी फूड चेन का जो शुरुआत करने वाला है, एनर्जी को ट्रांसफर करने वाला है, वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स के ऊपर हम प्राइमरी कंज्यूमर को रखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्सरी एंड सो ऑन। पहली चीज ये हमने याद रख ली कि हम हमेशा जब भी बॉटम पे फूड चेन इकोलॉजिकल पिरामिड बनाएंगे तो बॉटम पे हम क्या रखेंगे? बॉटम पे हम प्रोड्यूसर्स को रखेंगे, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। जस्ट अ मिनट। प्रोड्यूसर्स अब कह रहा कि नंबर के बिहार पे रखना है, नंबर के बिहार पे। तो भाई नंबर के बिहार पे रखा जाए। चलिए अगर आप सोचिए एक ग्रासलैंड ले लीजिए। अगर मैं एक ग्रासलैंड का इकोलॉजिकल पिरामिड बनाता हूं, ग्रासलैंड का, तो ग्रासलैंड में प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएंगी? ग्रासेस हो जाएंगी। और ग्रासेस के नंबर यार क्या होते हैं? ज्यादा ही होगा इन कंपैरिजन टू ग्रास ऊपर। तो भाई प्रोड्यूसर यानी ग्रासेस, ग्रासेस आपकी यहां आ जाएंगी, ये आपके आ जाएंगे ग्रासेस। नंबर ज्यादा
अब इन कंपैरिजन टू ग्रासहोपर और फ्रॉग, ग्रासहोपर ज्यादा होंगे, ग्रासहोपर ज्यादा है। अब इन कंपैरिजन टू फ्रॉग एंड स्नेक, फ्रॉग ज्यादा होंगे, फ्रॉग ज्यादा हो गए। एंड इन कंपैरिजन टू स्नेक एंड ईगल, स्नेक ज्यादा होंगे। तो भाई एक पिरामिड तैयार होता है और इस पिरामिड को आप इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हो। इस पिरामिड को आप इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हो। आप जैसे पिरामिड देखते हैं, ये पिरामिड अपराइट है, सीधा है, लेकिन यहीं पर एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के नंबर के बिहाफ पे पिरामिड हमेशा अपराइट होगा? जी नहीं। अगर एक ट्री का इकोसिस्टम ले लीजिए आप, एक ट्री के फूड चेन को ले लीजिए आप, तो ये उल्टा हो जाता है। क्यों मेरे भाई? एक ट्री का लेते हैं इकोसिस्टम, इस पे रहने वाली बर्ड्स ज्यादा होंगी, इस पे रहने वाली बर्ड्स के नंबर ज्यादा होंगे, बर्ड्स पे रहने वाले पैरासाइट्स ज्यादा होंगे। यानी देखा जाए हमारा बॉटम थोड़ा छोटा हो गया, हमारा प्रोड्यूसर्स का लेवल थोड़ा छोटा हो गया। दूसरे कलर से कर देता हूं, क्योंकि ट्री तो एक ही है ना, नंबर के बिहाफ पे उस पे पाए जाने वाले बर्ड तो 50 सैकड़ों है, तो बर्ड्स का नंबर ज्यादा हो गया और उनके बॉडी में पाए जाने वाले पैरासाइट और ज्यादा है, पैरासाइट ज्यादा हो गए। यानी जो पिरामिड था वो इन्वर्ट हो गया। तो अगर देखें तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में अगर हम एक ट्री को छोड़ दें तो हर जगह पिरामिड अपराइट बनेगा, लेकिन एक ट्री के इकोसिस्टम की बात कर लें तो वो इन्वर्ट बनेगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो सेक्शन सी पे आ गए। वाह भाई वाह, सेक्शन सी पे आ गए। इसके बाद तो सेक्शन डी बचेगा, लेकिन लड़ाई लंबी है, इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली चीजें। मैं इसको इरेज कर दूं, साफ सुथरा लगे। जैसे आप लोग बुक गंदी कर देते हैं ना, वैसे मैंने बोर्ड गंदा कर दिया, थोड़ा सा साफ कर लिया जाए इसको, देन चालू करते हैं अपनी पढ़ाई। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 9। Draw a labeled diagram of stirred tank. Stirred tank का लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहां पर आपको बता दूं कि जो हमारा स्टिर्ड टैंक होता है, ये स्टिर्ड टैंक एक बायोरिएक्टर है, जहां पर हम अपने माइक्रोब्स को बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यहां पर ग्रो करने वाले हैं, उन्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर देने वाले हैं। ओके गाइस, तो इसकी डायग्राम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपने एक ऐसे वैसल बना लेना, बड़ा सा वैसल, देखिए ऐसे बड़ा सा वैसल ले लीजिए। ओके, इस बड़े से वैसल में देखिए मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं, पर डायग्राम मैं कभी बता रहा हूं रफली। इसमें अंदर आप एक ब्लेड लगेगी, इस जगह पे ब्लेड लगेंगी, ओके। यहाँ पर हमारा एक इनलेट होगा जिससे चीजें अंदर जाएंगी, एक हमारा इधर आउटलेट होगा जिससे हमारा प्रोडक्ट बाहर आएगा। यहीं पर हमारी एक वॉच कह सकते हैं मेजरमेंट के लिए होगी, जो टेम्परेचर और टेबल सारी चीज़ों को बताएगी। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट होगा जो पीएच को मेजर करने के लिए लगेगा कि पीएच क्या है। ये जो ब्लेड्स हैं ये फोम ब्रेकर होंगी, अगर फोम बनना झाग बन रहा है, फोम ब्रेकर है। ओके, ये हमारा मेजरमेंट वॉच है। ये इनलेट हो गया, ये हमारा इनलेट हो गया,
ये आउटलेट है, आउटलेट से हम कोई भी सॉल्यूशन जो भी हमारा भर करके हमारे माइक्रोब्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारे माइक्रोब्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर ये ऐसे रोटेट करता रहेगा। रोटेशन के थ्रू हमारी चीज़ें मिक्स होती रहेंगी, हमारे माइक्रोब्स मिक्स होते रहेंगे और जो भी हमारा बेस प्रोडक्ट का बेस मटेरियल था वो हमने मिक्स कर दिया है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल मिक्स कर दिया है इसमें। ये राउंड करता रहेगा, ये फोम ब्रेकर है, झाग बनने से रोकेगा, ये घूमता रहेगा ऐसे ऐसे और हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनता रहेगा। जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए, आप जानते ही हैं केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू हम कई प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इस टाइप को बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डायग्राम, जैसे कि आपने फर्स्ट पेपर में देखा था, ये एक फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था जिसे हर्बर्ट बोयर ने मिलकर हर्बर्ट बोयर ने देखरेख करी थी, लेकिन जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज। नाम में लिख देता हूँ क्योंकि नाम जो जुड़ा अभी काम आ जाएगा। बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज, बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज दो लोगों ने मिलकर के एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया। इस प्लाज्मिड की खास बात ये थी कि यहाँ पर मोर देन वन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस साइट थे। नॉर्मल किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में सिर्फ एक रेसिस्टेंस साइट होता था, जिससे हमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में ढूंढने में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। इसलिए बॉलिवर और रोड्रिग्यूज ने मिलकर के हमारे देखिए दो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट बनाई और ये काफी कारगर रही। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, कहता है गिव द नेम ऑफ रीजन ए। रीजन ए क्या है? देखिए आपको याद होगा मैंने एक फंडा बताया था, उस फंडे से आप याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। जैसे कि मैं फंडे से इनका आंसर क्लियर कर दे रहा हूँ यहीं पर। अमर एंड प्रशांत पोरवा, अमर AM शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ अच्छे से, AM। अमर एंड प्रशांत पोरवाल ने 8 बजे बात करना स्टार्ट करी किसी क्लास के लिए। जब बात करना स्टार्ट करी किसी क्लास के लिए तो वो 8 बजे का दिन सिंगल अगर देखें वॉच में घड़ी में तो 8 लगभग यही बजता है। तो यहाँ पर बात स्टार्ट हुई तो इसको आपने और ही कर दिया। सारे क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाएगा, जो फंडा है। तो अमर एंड प्रशांत पोरवार ने 8 बजे बात करना स्टार्ट करी। क्या बात करना स्टार्ट करी? इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी है, इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी है, लेकिन क्लास हिंदी में हो गई। क्लास हिंदी में हो गई। पूछा गया भाई टीचर का नाम क्या है, तो बोला गया ब्राह्मण सलमान। ब्राह्मण सलमान लिखा गया, BAM फर्स्ट। एक आंसर निकला है बाम फर्स्ट, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है बाम फर्स्ट। आ गया एक आंसर। ओके, गिव द नेम ऑफ द रीजन ए। तो ए आ गया बाम फर्स्ट, इट इज अ रिस्ट्रिक्शन साइट। ओके, सो यू कैन राइट restriction site. From here, restriction endonuclease enzyme cut the A part. Okay, okay. Give the function of region C. Region C का है भैया, C is the antibiotic resistant site and it act as selectable मार्कर। क्या हो जाएगा? सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा। कौन सा? हमारा सी पार्ट। यह भी आंसर आ गया। सेलेक्टेबल मार्कर जानते हैं आप, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने के लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं, अपने रिस्ट्रिक्शन साइट्स का यूज करते हैं या एंटीबायोटिक साइट्स का यूज करते हैं। एक्सपेंड द टर्म PBR 322। तो भैया P से हुआ प्लाज्मिड, B से हुए बॉलिवर, R से हुए रोड्रिग्यूज, तो बन गया PBR 322। तो ये हो गया
PVR 322। PVR मत कर दीजिएगा थिएटर वाला, PVR है, ठीक है, प्लाज्मिड है, इसने बनाया बॉलीवर एंड नाइट्रोग्लिसरीन 322। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं भाई अपनी अलग मंजिल की तरफ। और इसी में एक और में क्वेश्चन लगा हुआ है, चलो भाई और को भी खत्म कर दिया जाए। ये मैं इरेज कर देता हूँ। आपको भी ऐसे ही काम करना है, बढ़िया से चीजों को रिप्रेजेंट करना है एग्जाम के लिए। हमारी आपकी तो अब बातचीत फिलहाल के लिए खत्म ही है, बिकॉज आज हमारा लास्ट ये पेपर है, आपके पास आ जाएगा। और अच्छे से आप तैयारी करिए। आपके पास 5 सेट है बढ़िया, जो मैंने खुद सॉल्व किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। कोई रट्टा मारने की बात नहीं बताई आपको। A person injured in a road accident and requiring an urgent immune response। ठीक है भाई, इंजर्ड है, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक हो गया, ब्लड बह गया है, तो इनको तुरंत इम्यून रिस्पांस देना चाहिए। चलो भाई दे दो इम्यून रिस्पांस। was brought to doctor। ये डॉक्टर क्या करते हैं, पहले सब कहते हैं what did the doctor immediately do। तो first the doctor give the first aid। फर्स्ट एड देना पड़ेगा इनको। सबसे पहले बैंडेज, कॉटन से ब्लड को साफ करना, फर्स्ट एड दीजिए। What kind of immunity was provided to the patient? पेशेंट को जो इम्यूनिटी दी जाएगी वो दी जाएगी पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी दी जाएगी। जब भी कभी इम्यूनिटी कहीं बाहर चलाई जाती है, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो एंटी सीरम हो, चाहे एंटी वेनम हो, सब बाहर की है। और ऐसी इम्यूनिटी देने के लिए हम पैसिव इम्यूनिटी का यूज करते हैं। तो फिर व्हाट काइंड ऑफ एन इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी होगी। ओके, डिफाइन द टाइप ऑफ इम्यूनिटी। चलिए डिफाइन द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, तो मैं फुल चार्ट बना देता हूँ, देखिएगा मेरे साथ। इम्यूनिटी 2 टाइप की हुई, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी का मतलब है कि जब इम्यूनिटी आपको सिंस बर्थ मिली हो, जन्म से है, तो वो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है। नॉर्मल इम्यूनिटी हमारी बॉडी में मेंटेन रहती है, WBC हमारी काम करती रहती है, छोटी मोटी बीमारियां हमसे आती टकराती चली जाती हैं। ये इनेट इम्यूनिटी है, सिंस बर्थ इम्यूनिटी हमारे पास है। लेकिन दूसरी इम्यूनिटी हम अपनी लाइफ टाइम में बनाते हैं। हम बीमारियों के घेरे में आते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, हमारी बॉडी में हेल्पर टी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स बनती हैं, जिनसे फर्दर फ्यूचर में आने वाली जो भी डिसीज उनसे फाइट होती है उनकी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है जो हम अपने लाइफ टाइम में आया करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 पार्ट हो गए, एक्टिव और पैसिव।
एक्टिव और पैसिव कैसे, देखिए इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई बंदा है और उसको स्मॉल पॉक्स हुआ। जब उसको स्मॉल पॉक्स हुआ, मैं हट जाता हूँ, आप देखते रहे इससे, इसको ध्यान से। जब उसको स्मॉल पॉक्स हुआ तो उसकी बॉडी में भाई वायरस तो आ गया, एंटीबॉडीज हमेशा बनेंगी, लेकिन उस एंटीबॉडीज को बनने में टाइम लगा, तब तक वायरस ने कब्जा कर लिया। अब इनको स्मॉल पॉक्स हो गया, धीरे धीरे क्योर हुआ बॉडी में, लेकिन एंटीबॉडी ठीक ठाक बन गई। जब दोबारा वायरस आया तो आपकी बॉडी में खुद की एंटीबॉडीज तैयार थी और आपकी एंटीबॉडी ने उसको मार दिया। इसीलिए किसी को अगर एक बार स्मॉल पॉक्स की हो गई, स्मॉल पॉक्स की हो गई, या एक पर्टिकुलर आपको जैसे बोलते हैं चेचक, तो स्मॉल पॉक्स अगर हो गया आपको तो दोबारा नहीं होगा, उस वायरस से नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई। तो भाई मेरे, जब आप खुद बीमारी से लड़ करके एंटीबॉडी बनाते हो तो वो एक्टिव है, और अगर आप किसी की बनी बनाई एंटीबॉडीज लेते हैं तो वो पैसिव है। इज दैट क्लियर? अब एक्टिव में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट, खुद आप वायरस के टच में आए और आपने एंटीबॉडीज बना दी, डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में क्या है, आपको पैथोजन डाला गया, आपकी बॉडी में पैथोजन को डाला गया, और जब आपकी बॉडी में पैथोजन को डाला गया है तब आपके में एंटीबॉडी बनती है। तब आपकी बॉडी में अगर एंटीबॉडी बनती है तो ये क्या है, इनडायरेक्ट है। एक्टिव है क्योंकि आप ही की बॉडी कर रही, लेकिन जीता जागता वायरस घुसा तब एंटीबॉडीज बनी तो एक्टिव हो गया, डायरेक्ट तो हो गया, डायरेक्ट लड़े भैया। और जब बड़ी माने डेड पैथोजन आपकी बॉडी में डाला गया तब आपकी एंटीबॉडी बनी, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। पैसों में भी यही है, हम बनी बनाई ले रहे हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इम्यूनिटी का फ्लो चार्ट है। तो वैक्सीन इसी में आती है, हमारी पैसिव इम्यूनिटी में आती है, इनसे हमारी इम्यूनिटी तो बनती है लेकिन पैसिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डिफाइन द टाइप ऑफ इम्यूनिटी फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी से थोड़ी दूरी पर अभी है। What is placenta? Give the function of placenta. तो प्लेसेंटा क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, जब हमारा फीटस, जब हमारा एम्ब्रियो मान लीजिए यूट्रस है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर, जैसे ही हमारा एम्ब्रियो आता है, हमारा एम्ब्रियो कोनिकल शेप लेता है। हमारा जो एम्ब्रियो है वो ऐसे फिम्बरी बनाता है, यानी कि एक तरीके से हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। ये होती है हमारी कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय यानी जो हमारा कोरियोनिक विलाय, यहाँ पर हमारे फीटस की ब्लड वेसल्स पहुंचती है, इधर मदर की ब्लड वेसल्स पहुंचती है। तो यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर। एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो बेसिकली देखा जाए प्लेसेंटा में है क्या, एक प्लेसेंटा में हमारे फीटस का ब्लड वेसल्स, साथ ही साथ मदर की ब्लड वेसल्स, मदर की ब्लड वेसल्स, फीटस का ब्लड वेसल्स और मदर के ब्लड वेसल्स दोनों साथ में पाए जाते हैं। एक दोनों का ब्लड मिलता नहीं है, सिर्फ
ब्लड वेसल्स एक दूसरे के करीब होती हैं और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है यूट्रस में, इस स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा नाम देते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपसे कहता है फंक्शन क्या है, तो भाई फंक्शन प्लेसेंटा के क्या है, तो प्लेसेंटा ही वो जगह है जहां से हमारे फीटस को ऑक्सीजन गैस मिल रही है, फीटस CO2 रिमूव कर रहा है, फीटस को न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो प्लेसेंटा एक वो साइड है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंजमेंट होता है। प्लेसेंटा तो फंक्शन की बात करें, सबसे पहले लीजिए गैसेस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन का आना, CO2 का निकालना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेबी अपना उसी से निकालता है, बेबी को न्यूट्रिशन उसी से मिलता है। तो ये हमारे फंक्शन है प्लेसेंटा की। ओके, चलिए फिर से अगले क्वेश्चन पे आ जाए। व्हाट इज बैक क्रॉस? 3 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में आप सबसे पहले क्या करें कि बैक क्रॉस के डिफिनेशन बताएंगे थ्रू द एक फ्लो चार्ट जो मेंडल ने बताया था, साथ ही साथ एक एग्जांपल जरूर दें एग्जाम में। तो ये लीजिए, फिर से एक नया पेज लाए। आपको पता है मेंडल जी हमेशा कहते थे कि अगर टॉल प्लांट का प्योर टॉल प्लांट से यानी टॉल प्लांट से क्रॉस कराया जाए तो F1 जनरेशन पे आपको सारे प्लांट टॉल ही मिलते थे, यानी कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t। एक चीज होती है टेस्ट क्रॉस, जब आप F1 जनरेशन का प्लांट का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते थे तो आप इसको टेस्ट क्रॉस कहते थे। लेकिन एक कॉमन टर्म जोड़ा गया कि जब कभी भी F1 जनरेशन के प्लांट का क्रॉस आप कराएं और वो पेरेंट से कराएं, अब रिसेसिव और डोमिनेंट कुछ नहीं, पेरेंट से कराते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस, यानी पीछे क्रॉस कराना, बैक क्रॉस। वापस जा रहे क्रॉस कराने, तो इसको हमने बैक क्रॉस बोला। जब F1 जनरेशन के प्लांट का हम किसी भी पेरेंट से कराएं, चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर रिसेसिव हो, तो आप वहां टर्म यूज करेंगे बैक क्रॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन RNA इंटरफेरेंस। बहुत ही क्रिटिकल और ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। RNA इंटरफेरेंस, चलिए RNA इंटरफेरेंस चलते हैं। हाँ जी, पेज हमारा मेरा खाली हो तो थोड़ा सा, हाँ है ठीक है, चलिए इसी को कर लेते हैं। क्या होता है RNA इंटरफेरेंस? RNA इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस से समझ में आ रहा है कि RNA कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, कोई ना कोई बदतमीजी कर रहा है, तब इसका नाम पड़ गया RNA इंटरफेरेंस। करता क्या है, तब देखिएगा, नॉर्मल कंडीशन पे ये आपकी सेल है और ये आपका DNA है, क्लियर। जब कभी भी कोई माइक्रोबियल अटैक होता है, हमारे वायरस पे अटैक हो जाए, वायरस अटैक कर दे, या अदर ट्रांसपोजॉन्स को लेने, यानी एक आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट अगर हमारे सेल पे जाता है, तो हमारा जो DNA है वो RNA बनाता है। लेकिन ये जो RNA बनता है, नॉर्मल आप क्या जानते हैं कि DNA से बनने वाला RNA हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन इन सम वायरल अटैक, कुछ वायरल अटैक पे हमारा जो RNA होता है ये डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है, यानी DNA की दोनों चेन, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, दोनों ही RNA बनाती हैं। और सिंपल सी बात है मेरे भाई, जब दोनों RNA बनाएंगी, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो क्या हो जाता है, एक हमारा DS RNA बन जाता है। DS RNA यानी डबल स्ट्रैंडेड RNA। इतनी बात समझ में आ रही है? समझना, ये DS RNA स्पेसिफिक होता है, ये उस वायरस के RNA से मैच करता रहेगा जिस चीज को वायरस के RNA की जरूरत पड़ती है। जैसे DS RNA बना है, साइटोप्लाज्म में आ गया, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए, वो इन्हें कट करने का काम करते हैं, यानी बड़े से DS RNA को छोटे छोटे RNA बनाते हैं, इसे बोलते हैं siRNA। siRNA का मतलब शॉर्ट RNA इंटरफेरेंस, शॉर्ट यानी कि जो बड़े बड़े थे मॉलिक्यूल अभी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो। सब साइटोप्लाज्म सीन चल रहा है, उधर से हमारा, इधर से हमारा कौन सा कलर है दिखाई पड़े, चलिए देते हैं। इधर से हमारा वायरस ने अपना RNA छोड़ा, वायरस ने अपना RNA छोड़ा। ये RNA क्या कर रहा है, ये RNA हमारे सेल में घुस करके हमारे DNA से जुड़ करके प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा, जिससे ये जिंदा है, ये वायरल RNA, क्लियर।
अब इसको निपटाना है। जैसे SI आरएनए बने फिर हमारा कंपोनेंट आता है, उसे बोलते हैं डाइसर। डाइसर इस डबल स्ट्रैंडेड चेन को सिंगल स्ट्रैंड में बदल देता है। आपको हर तरीके से एनिमेटेड स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, देखते चले। ये हमारे जो SI आरएनए थे वो छोटे छोटे आरएनए में डिवाइड हो गए और स्टैंडर्ड। ये सेम वायरल के, क्योंकि वायरस के इन्फेक्शन के कारण ये घटना घटना चालू हुई है। सोचिए ये सिर्फ हमारी मैकेनिज्म है बॉडी की, सिर्फ हमारी सेल ये मैकेनिज्म करती है। ये जो आरएनए के सेगमेंट बन गए हैं, ये आरएनए के सेगमेंट इस mRNA से जाके जुड़ गए। क्यों? क्योंकि जुड़ गए क्योंकि ये जो आरएनए था इसी का जस्ट एंटी पैरेलल ये आरएनए थे, जस्ट एंटी पैरेलल ये आरएनए थे। मान लीजिए ये वायरस का आरएनए अगर आता है GAAT, तो यहाँ पर इनका जो कोड था वो कोड था CTTA। अब सिंपल सी बात है, GAAT से CTTA जुड़ जाएगा और जैसे जुड़ गया mRNA बाइंड हो गया। हमें पता है कि mRNA खुला रहता तभी इस पे RNA पॉलीमरेज एंजाइम आते, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन की चेन बनती, पॉलीपेप्टाइड चेन बनकर निकल जाती और ये जो प्रोटीन होती इससे वायरस अपनी जिंदगी जीता और हमारे सेल को खत्म कर देता। लेकिन हमारी सेल की इस मैकेनिज्म ने, RNA के इंटरफेयर ने ये काम किया कि इसने क्या किया, ट्रैप कर लिया उस कैरेक्टर को, ट्रैप कर लिया उस mRNA को। अब mRNA पे कोई एंजाइम नहीं आ पाएगा और जब कोई एंजाइम नहीं आ पाएगा तो प्रोटीन बनेगी नहीं और प्रोटीन बनेगी नहीं तो वो मारा जाएगा। ये नॉर्मल आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म होती है। आरएनए के इंटरफेयर से आरएनए ने इंटरफेयर किया है, आरएनए ने इंटरफेयर किया है और आरएनए के कारण एक बड़ी चीज सिंपल आ टली हमारी। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे में आया गया है। मेलियोडिज़ाइन इनकॉग्निशिया टोबैको प्लांट में खाता था, उसके सेल सैप को पीता था, तो साइंटिस्टों ने यही टेक्नोलॉजी लगाई। साइंटिस्टों ने क्या किया, मेलियोडिज़ाइन इनकॉग्निटा को जिंदा रहने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन थी उस प्रोटीन के डीएनए को सेगमेंट को डाल दिया। अब जब प्रोटीन के डीएनए सेगमेंट में डाल दिया तो हमारी सेल ने उसी के प्रोटीन का एंटी पैरेलल आरएनए बना दिया। जैसे मेलियोडिज़ाइन इनकॉग्निटा खाता है उसके पास ये एंटी पैरेलल चेन चली जाती है, जैसे उसने अपने प्रोटीन को बनाने के लिए ये निकाला, ये उसी से पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद वो मारा जाता है। मर जाएंगे भाई साहब तो खत्म किया, बच गया हमारा टोबैको प्लांट। तो ये टेक्नोलॉजी थी, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन था। पेस्ट रेसिस्टेंस कैसे बनाए प्लांट को या इंसेक्ट रेसिस्टेंस कैसे बनाए प्लांट को, तो वो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द यूज ऑफ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। तो एज अ बायोफर्टिलाइजर बहुत सारे हमने माइक्रोब्स को यूज किया। जैसे पहला ले लीजिए आप, कैटेगरी है बैक्टीरिया। पहले कैटेगरी बनाएंगे आप सबकी, बैक्टीरिया, देन फंजाई, देन साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या लेंगे आप, बैक्टीरिया में आप रखें सबसे पहले राइजोबियम को जो कि सिम्बायोसिस शो करता है। दूसरा आप ले लीजिए सॉइल में फ्री लिविंग। फ्री लिविंग हमारे बैक्टीरिया हैं, एजोटोबैक्टर। ये क्या करते हैं, हमारे सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। जैसे कि अभी तक हम क्वेश्चंस में करते चले आए हैं, इनका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना, वो करना है हमारा। फंजाई में आ जाएंगे तो माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या होते हैं, तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं और फंजाई की हाइफी एक दूसरे से एसोसिएशन करते हैं। फंजाई के हाइफी इनको वाटर देता है, मिनरल्स देता है, फास्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है, जबकि इसके बदले में खाना मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है। तो ये जो रिलेशन है उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। फंजाई यानी साइनोबैक्टीरिया में आप अभी देखते ही आए हैं कि नॉनस्टॉक और एनाबेना कैसे राइस फील्ड में अपना काम कर रही थी। नॉनस्टॉक एंड एनाबेना ये कैसे काम कर रही थी आपको पता ही है कि राइस ये नाइट्रोजन को फिक्स करके राइस प्लांट को देती थी। ओके, डिफाइन होमोलॉगस ऑर्गन बाय गिविंग टू एग्जांपल। ओके भाई,
डिफाइन होमोलॉगस ऑर्गन। तो होमोलॉगस जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन का काम क्या होता है, कल हम लोगों ने जो लास्ट पेपर में पढ़ा हमने एनालॉगस के बारे में। होमोलॉगस में होगा सेम ओरिजिन ऑफ ऑर्गन बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं। यानी सेम आपका जो ऑर्गेनिज्म से जो ओरिजिन है, जो बोन्स है, वो सेम होंगे, लेकिन जो फंक्शन इनके होंगे, ये फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे बात करें अगर तो ह्यूमन के 4 लिम्स ले लीजिए। 4 लिम्स मतलब हैंड। तो हैंड की जो बोन्स हैं और हॉर्स की जो बोन्स हैं, इंसान के हाथ और घोड़े की अगली टांग यानी 4 लिम्ब की जो बोन्स है वो सेम है। हमारे में भी ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, उनमें भी यही है, लेकिन देखो फंक्शन डिफरेंट है। तो जब ऑर्गेनिज्म ओरिजिन में सेम हो, मॉर्फोलॉजी में सेम हो, लेकिन फंक्शन में डिफर हो ना, तो ऐसी कंडीशन को होमोलॉगस कहते हैं। तो एग्जांपल पहला हॉर्स पे लीजिए, हॉर्स ह्यूमन पे, इस पे काम कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया काफी 5-6 आते हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, आपने देखे होंगे। एंड थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट। थॉर्न इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, कांटे स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है। एंड टेंड्रिल ऑफ, ये भी एक क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन। टेंड्रिल्स ऐसे होते हैं, ऐसे, ये टेंड्रिल होता है, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और बोगेनविलिया का जो थॉर्न निकले हैं, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। दोनों की ओरिजिन सेम जगह से हुई है, लेकिन दोनों के फंक्शन डिफर है। बोगेनविलिया इसे एज अ प्रोटेक्शन यूज करती है, जबकि टेंड्रिल सपोर्ट के लिए होता है। तो दोनों के फंक्शन डिफर है। जैसे हमारे हाथ से हम होल्ड करते हैं, लेकिन घोड़ा चलता है उससे, सेम ऐसे प्लांट्स में है स्टेम का मॉडिफिकेशन, बट टेंड्रिल सपोर्ट करने का काम करती है, और ये जो हमारे थॉर्न होते हैं, कांटे, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो हमारा सेक्शन बी भी खत्म, अब सॉरी सी खत्म। अब आते हैं सेक्शन डी पे, हमारा लास्ट सेक्शन है। और आपकी जो इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली बैठ करके, और मैं भी 2 घंटे से कंटिन्यूसली लगा हुआ हूँ आपके साथ, तो बड़ी बात है। एक ऑनलाइन क्लास में आप ऐसे बैठ के पढ़ेंगे 2 घंटे मेरे को, और मैं आपको 2 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाता चलो बिना टेक। आई थिंक इट्स अ बिग डील। तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। ओहो, ये लेजर का प्रॉब्लम है। हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम अच्छे से मार्क्स लाएंगे, हमारी मेहनत खराब नहीं जाएगी। ओके, चलिए इधर भी रेस कर दें। एक अच्छा सा डायग्राम हमारे पास आ गया है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देना है हम लोगों को। चलिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या चीज़ है, इससे क्या डरना। थोड़ा सा भाई साहब ऊपर शिफ्ट हो जाए तो हम सभी लोग देख सकें, आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन इज नेम द पार्ट एबीसी। सबसे पहले बता दें ये एक वायरस है, और इसको थोड़ा सा बदल कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको देखने में। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं नेम द पार्ट एबीसी। तो भाई सबसे पहली बात समझ लें, ऐसा स्ट्रक्चर जब होता है तो ये स्ट्रक्चर हमारे एचआईवी का है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का है। एंड आप अच्छे से जानते हैं एचआईवी कारण होता है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
क्वेश्चन कहता है नेम द पार्ट ए बी सी। तो ए देखिए क्या है, आपका देख रहे हैं ये अंदर इसका आरएनए होता है और आरएनए के साथ ये लगा हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। यही सेंट्रल डॉग्मा को उल्टा करता है, यानी रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा बनाता है, यानी इसी आरएनए से डीएनए बनाया जाएगा। तो ये हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करता है। बी हमारा क्या है, कोर प्रोटीन्स है। बी हमारी कोर प्रोटीन है, क्योंकि वायरस में प्रोटीन और उसके जेनेटिक मटेरियल के अलावा कुछ पाया ही नहीं जाता। तो कोर प्रोटीन है जो उसके जेनेटिक मटेरियल को सेफ रखे हुए है। सी क्या है, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, इन्हें बोलते हैं पेप्लोमर्स। इन्हें बोलते हैं पेप्लोमर्स। इन्हीं पेप्लोमर्स की मदद से ये हमारे लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है। व्हाट इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग? तो डायग्राम इज द एचआईवी मींस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, पूरा लिख दीजिएगा इसका नाम। गिव द फंक्शन ऑफ पार्ट ए। तो पार्ट ए का मैंने फंक्शन बताया, ये क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाने का काम करता है। याद रखिएगा, आरएनए से डीएनए बनाने का काम कर रहा है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। Which cell are attached by this organism? यानी कहने का मतलब है कि ये कोई सेल से अटैच करता है। तो ये हमारे का जो एकदम परफेक्ट आंसर है वो है टी लिम्फोसाइट्स पे। टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। और आपको पता है टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, सेल इम्यूनिटी देते हैं। तो जब टी लिम्फोसाइट पे हमला हो जाता है तो बवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब लड़ने वाला कोई नहीं है और एंटीबॉडी इतनी देर तक काम नहीं कर पाती। तो टी लिम्फोसाइट में भी अगर और डॉक्टर बजाएंगे तो T4 एंड TH लिम्फोसाइट पे ये हमला करता है। याद रखिएगा, इसका आंसर आपको मिलेगा। चलिए और में आते हैं, क्वेश्चन में और दिया जाता है। पहले इसको आप जल्दी कर दिए, आप इसको पहले पॉज करके कर लीजिएगा, देखिए ठीक है। इसको पॉज करके एक बार आप वीडियो के आंसर्स देख लीजिएगा, फिर मैं ऊपर चलता हूँ। और में आते हैं हमारे भाई साहब जी, क्या आते हैं भाई, इरेज कर दिया जाए इसको पहले। थ्योरी आप लोग पढ़िए और के जो भी कंटेंट है इंडेक्स का पढ़ें, तब तक मैं आगे चलता हूँ। पैसेज रीड कर लीजिए और पैसेज को रीड करने के बाद थोड़ा सा नीचे लाइन के कुछ क्वेश्चन हमारा मिस हो गए। कैन डिफाइन एनी वन बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो भाई बर्थ कंट्रोल के जो बैरियर मेथड है, एक सबसे पहले तो आप कंडोम यूज करें, पहला आंसर। डिफाइन इनफर्टिलिटी, तो जब कभी भी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी यानी द एबिलिटी टू डू नॉट प्रोड्यूस young ones is called infertility। जब आप फर्टिलाइज बच्चे पैदा नहीं कर सके तो आप इसको बोलेंगे इनफर्टिलिटी। डिफाइन कंट्रासेप्टिव्स। कंट्रासेप्टिव क्या होता है, दे आर डिवाइसेस, सॉरी दे नॉट, these are devices, these are devices to prevent contraception, like an example IUDs, intrauterine devices like copper T and so on। What do you mean by gift? तो गिफ्ट का मतलब बता दीजिए भाई, क्या दिक्कत है। कल ही हम लोगों ने पेपर में पढ़ा, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो जब कभी भी इनफर्टाइल कपल होते हैं तो हम उन कपल्स में क्या करते हैं कि भाई मान लीजिए मेल गैमेट नहीं पहुंच पा रहा है, स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा फैलोपियन ट्यूब तक, या फीमेल के गैमेट नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम ऐसी कंडीशन पे करते क्या है कि गैमेट को उनके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाते हैं। मान लीजिए स्पर्म काउंट कम है किसी में,
तो हम पिपेट के थ्रू गैमेट्स ले लेंगे यानी स्पर्म ले लेंगे और स्पर्म को हम लेकर के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाएंगे जिससे ओवम आएंगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, तो भाई आ जाए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सफर हुआ खत्म, पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन पे। हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा हुआ, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के बारे में अभी लास्ट पेपर में मैंने सारे आंसर भेजे हुए, सेम वही का वही लिखना है, लेकिन मैंने एक चीज चेंज की है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर इन साइटू की जगह एक साइटू कंजर्वेशन कर दिया है। तो दोस्तों एक साइटू कंजर्वेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं आप देख लीजिए। पहला बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, इसी में हम कर सकते हैं जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स पहला। सेकेंड हर्बेरियम, तीसरा पॉलन बैंक, चौथा जीन बैंक। हम इतनी सारी चीजें एक साइटो कंजर्व यानी किसी एक जगह से चीज को उठाया गया और दूसरी जगह पे उसको सुरक्षित रखा गया है, तो वो हमारा एक साइटो कंजर्वेशन होता है। तो बोटेनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क थोड़ा बहुत तो मान देंगे, हर्बेरियम यहाँ पर हम प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, हमारे पास कुछ जो प्लांट हैं उनको सुरक्षित करके रखा जाएगा। पॉलन बैंक क्या होता है, यहीं पर एक टर्म आता है क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर हम किसी भी पॉलन ग्रेन को रख दें या टिश्यू रख दें या सेल रख दें या जीन्स रख दें, तो हम इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो हमें करना क्या होता है, कोई पॉलन ग्रेन है या फिर हमारा कोई जीन्स है, स्पर्म है, गैमीट है, दुनिया भर की चीजें हैं, उसको अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखें -196 डिग्री सेल्सियस के लैब में, तो वो सुरक्षित रहती है, कई सालों तक जिंदा रहेंगे, हम फिर उनसे नई ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। ये हमारे पॉलन बैंक होते हैं। जीन बैंक में भी यही होता है, हम जीन को सुरक्षित रखते हैं किसी जगह पर। तो देखिए इन साइटों में क्या था कि हम साइट पे सारी चीजें कर रहे हैं। एक अगर लॉयर किसी क्राइटेरिया में खराब हो रहा है तो हमने कहा ठीक है इस पूरे क्राइटेरिया को प्रोटेक्टेड करो, इसको सेंचुरीज बना दो, इसको बायोस्फीयर रिजर्व बना दो। तो वो क्या था, इन साइटों का साइड पे सारा काम। लेकिन हम किसी चीज को उठा कर कहीं लेके जा रहे हैं, एनिमल्स को चिड़ियाघर में लाते हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, एक साइटो कंजर्वेशन। बोटेनिकल गार्डन में लेके जा रहे हैं, एक साइटो कंजर्वेशन। हम जीन्स को सुरक्षित रखना है क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड के थ्रू, एक साइटो कंजर्वेशन। ओके, एंड अब आ जाइए ऊपर, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है इस चीज को जरा समझते हैं। पहले छोटा क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय हिंट 3। तो हिंट 3 इज अ इट इज अ, पहला तो बात आपको लिखनी होगी लाइन, इट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ओके, दूसरी बात आप इसका नॉमेनक्लेचर कर दीजिए। इट इज टेकन आउट फ्रॉम It is taken out from Haemophilus influenza. Haemophilus influenza नामक ये निकाला गया है ऑर्गेनिज्म से। और थर्ड इसका स्ट्रेन है, तो भाई थर्ड इसका हमारी डिस्कवरी है तीसरी। तो ये हो गया हेमोफिलस। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डीएनए को एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोम पे, एक स्पेसिफिक प्लेस पे कट करने का काम करता है। तो पॉइंट अगर लिखना है तो पहले आप लिखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, देन इससे निकाला गया है तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दीजिए। किसी का नॉमेनक्लेचर होता है H फॉर हेमोफिलिस, IN इन्फ्लुएंजा, D इसका स्ट्रेन है और 3 इसका क्या है, रोमन नंबर, डिस्कवरी है नंबर, किस नंबर पे ये डिस्कवर हुआ है। अब आपका क्वेश्चन आता है आखिरी स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके लिए मैं पेज देता हूं।
स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले आप 3 फेजेस बना लेंगे ऐसे करके। पहले फेज आपका होगा मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड होगा आपका ग्रोथ फेज एंड थर्ड होगा आपका मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 3 फेजेस बनाने हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन में हमारी जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, स्पर्मेटोगोनिया, ये छोटी छोटी सेल्स होती है, ये मल्टीप्लाई करके ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया। ओके, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। अब जब ये स्पर्मेटोगोनिया में कोई एक जो कि साइज में काफी बड़ी होगी, ये ग्रोथ कर लेती है, तो इसलिए बन जाता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ किया है हमने। अब जो ग्रोथ हमारी कर रही है, इनको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनमें पहला डिवीजन होगा, पहला डिवीजन हुआ, इन्होंने बनाया क्या? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद देखिए मियोसिस जो कि कंप्लीट होता है 2 स्टेप में, मियोसिस फर्स्ट एंड देन मियोसिस सेकेंड। तो अभी तो मल्टीप्लिकेशन में माइटोसिस डिवीजन और ग्रोथ में क्या उसने ग्रोथ करी। अब जब ये मैच्योरेशन फेज आती ना, तो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर के बनाती है स्पर्मेटिड। लेकिन ये स्पर्मेटिड का शेप ऐसे स्फेरिकल होता है, मींस अभी ये डिफरेंशिएट नहीं हुई है, अभी ये मैच्योर नहीं हो पाई है। ऐसी कंडीशन पे मैच्योरेशन फेज पे जाएंगी तो क्या होता है कि ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होती है, स्पर्मेटोजोआ में तब इसमें टेल निकालती देखिए ऐसे। तो आपको हिंट मिलती है, सबसे पहले 3 फेजेस बनाने हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। ठीक है, और जहां पर मैच्योरेशन में ही हमारे स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। लेकिन याद रखिए इस चीज को, स्पर्मेटोजेनेसिस का फ्लो चार्ट मेरे नोट्स पे चले जाइएगा, जो मैंने आपको नोट्स पढ़ाए हैं, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, वहां पे इसकी थ्योरी भी आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो यहाँ कम समझ में आए तो नो डाउट आप मेरे पुराने चैनल पे चले जाइए, लेक्चर पे चले जाइए और वहां पर अच्छे से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमने आज एक अच्छा सा पेपर तैयार किया। पेपर हमारे एक लंबा टाइम लिया, आप भी मेरे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक्स। एंड चलते चलते ये बात कहना चाहूँगा, हमने एक लंबा साथ निभाया और अच्छे से हमने चैप्टर्स कंप्लीट किए, अच्छे से हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, अच्छे से पेपर भी सॉल्व किए। उम्मीद करेंगे आप अच्छा करेंगे और हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। लेकिन हमारे चैनल को, RT एकेडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारा आपका सिलसिला ये खत्म होता है। बाकी हमारी चीज़ों के नए प्लान के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और चलिए अच्छे से, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।